हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 विज्ञान विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में हमने आपकी वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 32 तक, जो कि आपके चैप्टर 1 से लेकर 6 तक संबंधित थी, उन सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आपके अध्ययन नंबर 7 गति से रिलेटेड कार्यपत्रक 33, कार्यपत्रक 34 और कार्यपत्रक 35। इन तीनों को हम आज की इस क्लास के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, आज की क्लास कार्यपत्रक 33 का जो अधिगम बिंदु है वो है दूरी। दूरी क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई विद्यार्थी ए है, वो अपने घर से विद्यालय जाता है। कहा जाता है अपने घर से स्कूल जाता है। ये कितनी दूरी तय करके जाता है? ये रास्ता समझ लीजिए 5 किलोमीटर तय करके जाता है। दूसरा समझ लीजिए, इसके जस्ट पास में एक और घर है, उसका नाम है सी। ये भी विद्यालय जाता है, लेकिन ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाता है। दोनों के घर देखो बिल्कुल पास पास है, लेकिन एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है और एक 10 किलोमीटर की। तो इसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो कुल मार्ग है, जो उसने यात्रा तय की गई है, वो होती है दूरी। अब वो दूरी भले दोनों स्थान समान हो, कोई भी व्यक्ति यदि समान जगह पर जा रहे हो, लेकिन यदि वो अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं तो उनकी दूरी का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक, देखो पहला प्रश्न, दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य लंबाई धागे या स्केल से मापकर रिक्त स्थान में लिखो। पहले में देखो, ए और बी के बीच की दूरी मापनी है, तो जब हमने स्केल से मापेंगे तो मेरे स्केल से ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर और दूसरा वाला आ रहा है, वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अब स्केल से माप कर भी देख लेना, लगभग इतना ही आ रहा है। पहला आ रहा है 4 सेंटीमीटर और दूसरा आ रहा है 5 सेंटीमीटर। फिर तीसरा, यदि इसको मैं मापूं तो ये देखो कैसा है, एक अर्धवृत्ताकार है। इसको यदि मैं धागे से मापूंगा तो ये लगभग कितना आ रहा है? तो लगभग ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखो तीसरा, यदि तीसरी आकृति को अगर हम धागे से मापेंगे तो ये अनुमान से कितनी आ रही है? ये अनुमान से आ रही है लगभग 15 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? 15 सेंटीमीटर। ए और बी के बीच की यदि हम दूरी मापे धागे की मदद से तो लगभग ये 15 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। दूसरा, दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी को हमेशा किसमें मापा जाता है? मीटर में। इसमें मापा जाता है मीटर के अंदर। सेकंड किसका मात्रक होता है? तो सेकंड प्यारे विद्यार्थी होता है समय का। तीसरा, निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। फिर 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। ठीक, अब देखो सबसे छोटी इकाई यहां पर कौन सी होगी? मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है, 9 मिलीमीटर। इससे बड़ी कौन सी है? 24 सेंटीमीटर। इससे बड़ी कौन सी है? 2 मीटर। और उससे बड़ी कौन सी है? तो 1 किलोमीटर। इस तरह हमने आरोही क्रम के अंदर लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में। चौथा प्रश्न है कि जो मोहन है वो अपने घर से साइकिल के द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय पहुंचा। गणित की पुस्तक घर पर भूल जाने के कारण वह पुनः साइकिल से लौटकर घर आ जाता है। बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की? तो देखो 2 किलोमीटर तो उसने जाने में तय कर दी, ठीक है, और 2 किलोमीटर वापस आने में उसने तय कर दी। तो कुल दूरी उसने कितनी तय की? तो लिखेंगे कुल दूरी उसने तय कर दी 2 किलोमीटर आने में और 2 किलोमीटर जाने में। तो कुल मिला के कितनी दूरी तय की? 4 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की? 4 किलोमीटर। आगे बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगा? तो देखो, औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय। देखो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 16 प्लस 16। 16 देखो, 16 मीटर की दूरी पहले तय कर रहा है और 16 मीटर की बाद में, तो कुल दूरी होगी 16 प्लस 16। समय कितना हो गया? पहले 4 सेकंड और फिर 2 सेकंड,
तो 16 और 16 कितना हो गया 32 मीटर, और समय कितना हो गया 6 सेकंड। इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा 5.33 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा 5.33 मीटर प्रति सेकंड आएगा। छठा प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौट आता है तो उसने शून्य दूरी तय की, क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य? तो यह कथन कैसा है? असत्य। कैसा है? असत्य। क्योंकि देखो अभी हमने पीछे उदाहरण देखा था मोहन वाला, कि मोहन अपने घर से कहां जाता था? स्कूल, और स्कूल से वापस कहां पर आया है? घर पे। तो दूरी कभी भी जीरो नहीं होती है ना। यदि कोई व्यक्ति इस ए बिंदु से चलकर वापस ए बिंदु पर आ जाता है तो दूरी क्या होगी? जुड़ेगी 2 बार, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगी। सातवां, एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है, उस व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय की? देखो मार्ग कैसा है? वर्ताकार। कैसा मार्ग है? वर्ताकार। और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 7 मीटर। तो इसकी जो कुल दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? इसकी परिधि के बराबर होगी। इसकी परिधि के बराबर कुल दूरी होगी। तो देखें, तो यहां पर देखो वृत्त की परिधि आप सबको पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई और आर। यहां पर आर का मान कितना है? यहां पर आर का मान है 7 सेंटीमीटर। तो देखो 2 गुणा 22/7 और आर की जगह 7, 7 से 7 कट गया, कितना हो गया? 44 मीटर। वृत्त की परिधि क्या है? 44 मीटर है। जैसे यदि ए बिंदु है तो इस ए बिंदु से इस ए बिंदु पर वापस आने की जो दूरी है वो 44 मीटर है। अब ये 2 बार चक्कर लगा रहा है तो कुल दूरी कितनी होगी? तो लिखेंगे कुल दूरी, 2 बार लगा रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 44 यानी कि 88 मीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां है, एक व्यक्ति है वो एबीसीडी पथ तय करता है, वास्तव में तय की गई दूरी सभी लंबाइयों का योग होता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो देखो सभी का योग करना है, सीधी सी बात है। तो लिखेंगे तय की गई कुल दूरी कितना होगा? पहले कहां से जाएगा? ए से बी तक, तो ए बी की दूरी, फिर बी से सी तक तो बी सी की दूरी, और फिर सी से डी तक। सबकी दूरी को जोड़ दो, 2 मीटर, 4 मीटर प्लस 6 मीटर, कितना हो गया? 12 मीटर। कुल दूरी कितनी तय की उसने? 12 मीटर उसने कुल दूरी तय की है। आगे बात करें कार्यपत्रक 34 की, क्या है यहां पर? विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर। पहला क्या सीखेंगे? विस्थापन, और फिर सीखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर सीखेंगे। देखो विस्थापन क्या होता है, मैं लिख लेता हूं, विस्थापन की परिभाषा लिख लेता हूं। तो लिखेंगे कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की, अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन। जबकि दूरी क्या होती है? दूरी क्या होगी? किसी यात्रा में तय किया गया कुल मार्ग, तय किया गया कुल मार्ग, वो क्या होती है? दूरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विस्थापन है, विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन जो दूरी है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। तो दूरी शून्य नहीं हो सकती, दूरी है वो शून्य यानी जीरो कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक, ये दोनों के अंदर मुख्य अंतर हो गया। देखो यहां पर पहला प्रश्न, सोहन बिंदु ए से बी तक किस पथ से जाए कि उसे न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े? तो देखो सोहन ए से बी तक जाना चाहता है, तो ए और बी के बीच देखो सीधा मार्ग कौन सा दिख रहा है? ये वाला, जो कि कौन सा मार्ग है? सेकंड मार्ग। तो यहां पर जो सबसे कम दूरी होगी वो कौन सी होगी? सेकंड मार्ग वाली। ठीक, क्योंकि ये 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है, और 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन यहां पर देखो ए और बी के बीच विस्थापन कौन बता रहा है? सेकंड पथ। लेकिन अगर मैं दूरी की बात करता तो दूरी देखो ए से बी तक की दूरी है, फिर ए से लेकर ये जो पहला मार्ग है ये भी दूरी है, और ये जो तीसरा मार्ग है ये भी दूरी है ना। आगे देखो दूसरा, सोहन द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं।
सोहन के द्वारा बिंदु ए और बी के बीच की तय की गई जो सबसे कम से कम दूरी है उसी को हम विस्थापन कहेंगे। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। चौथा, यदि सोहन वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु ए से पुनः चलकर ए पर लौट जाए तो वह विस्थापित हुआ। देखो यदि ये ए से चलकर ए पर वापिस आ जाए तो विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन 0 होगा, क्योंकि उसकी स्थिति वही की वही है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक, आगे देखो प्रश्न संख्या 5। ए से बी, निशा ए से बी वक्र रेखा पर चलती है, परंतु उसे लगा कि यह दूरी ज्यादा है, अतः वह ए से बी की बीच की सीधी दूरी अर्थात विस्थापन तय करती है। सीधी दूरी कौन सी होगी? ये वाली, ये क्या हो जाएगा? विस्थापन, है ना। एक धागे और स्केल की सहायता से वक्र दूरी और विस्थापन को नापकर अपने अध्यापक को बताती है। आप भी मापन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दूरी है पूरी और ये विस्थापन है। तो देखो दूरी कितनी है? ए से लेकर बी तक की जो कुल दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और विस्थापन कितना है? तो विस्थापन है 3 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों के बीच कितना अंतर आ गया? 2 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 6, दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसकी अर्ध परिधि और व्यास नापकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो यहां पर त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा? व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। तो यहां पर लिखेंगे व्यास, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 2 गुणा 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब देखो अर्ध परिधि, लिखेंगे अर्ध परिधि। अर्ध परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 5 सेंटीमीटर, 110 बटे में 7, और 110 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 15.7 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिधि कितनी होगी? 15.7 सेंटीमीटर और व्यास हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। विस्थापन, विस्थापन कितना है? ए और बी के बीच का 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। दूरी कितनी है? तो दूरी यहां पर है वो अर्ध परिमाप अर्ध परिधि के बराबर होगी। देखो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की, ये क्या है आपका? अर्ध परिधि है, और इसका मान कितना आया है? 15.7 सेंटीमीटर। कितना आया है? 15.7 सेंटीमीटर। आगे बात करो प्रश्न संख्या 7 की। रानू अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। यहां से रानू स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 4 किलोमीटर चल रही है पूर्व की तरफ, और अब बाई ओर मुड़कर कितनी चल रही है? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर पहुंच रही है। ये किसका घर है? शीला का। बताइए कि रानू कितने किलोमीटर विस्थापित हुई है। विस्थापन का मतलब होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो देखो यदि हमें इस बिंदु ए, बी और सी, ए और सी के बीच की सीधी दूरी निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार, है ना। तो देखो सूत्र लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर। देखो बी सी क्या है? 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, ए बी कितना है? 4 का स्क्वायर, 9 + 16 कितना हो गया? 25। ए सी का स्क्वायर बराबर 25, ए सी बराबर अंडरवुड 25, ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 5 यहाँ पर क्या है? किलोमीटर। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर, यानी ये कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर दूरी है। ठीक, यहाँ पर ए और सी के बीच का जो विस्थापन है वो कितना है? वो है आपका 5 किलोमीटर। ठीक, आगे बात करें कार्यपत्रक 35 की। यहाँ पर क्या सीखेंगे? गति के प्रकार। क्या सीखेंगे? गति के प्रकार। देखो पहला, सोहन एक्स वाई जेड स्थिति के सापेक्ष पहले पी स्थिति और कुछ समय के पश्चात क्यू स्थिति पर है, तो उसके लिए निर्देश तंत्र कौन सा होगा? अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर पहले सोहन कहां पर है? बिंदु पी पर, फिर कहां पर है? क्यू पर। तो निर्देश तंत्र कौन सा होगा? पी से क्यू की तरफ। कौन सा होगा? पी से क्यू की तरफ होगा। देखो यहां पर मैं अगर गति के प्रकार की बात करूं तो गति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है समान गति या एक समान गति। पहली होती है एक समान गति,
जनरली कौन सी होती है, एक समान गति, और दूसरी होती है असमान गति। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, असमान गति। इसके अलावा भी आपको अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे, जैसे कि सरल गति। इसके बाद बात करूं मैं जैसे वर्ताकार गति। इसके बाद आपकी घूर्णन गति। इसके बाद आवर्त गति। ये क्या है सब, ये गति के प्रकार हैं। ठीक, अब देखो दूसरा प्रश्न, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। आगे तीसरा प्रश्न, राजू अपनी कक्षा में अभिनय एक्टिंग करते समय कभी परेड करता है, कभी शराबी का अभिनय करता है, कभी टेबल के चारों ओर गोल चक्कर लगाता है, तो कभी जमीन पर लुढ़कता है। राजू द्वारा परेड करते समय की गई गति पर सही का आपको चिन्ह लगाना है। तो राजू कौन कौन सी गति यहां पर कर रहा है। देखो परेड के समय कौन सी गति करेगा, सरल गति। जब लुढ़केगा या टेबल के चारों ओर गोल चक्कर लगाएगा तो कौन सी गति होगी, वर्ताकार गति। यहाँ पर कंपन गति नहीं होगी, घूर्णन गति। जब वो क्या करेगा, जमीन के ऊपर लुढ़केगा। और आवर्त गति, जब वो एक ही चीज को बार बार करेगा, सेम चीज को, तो कौन सी होगी, आवर्त गति। ठीक, आगे देखो चौथा, रानू एक मजबूत रस्सी के एक सिरे से पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है, तो पत्थर की गति कौन सी है, तो पत्थर की जो गति होगी वो होगी आपकी वर्ताकार गति। पांचवा, मोहन को एक शरारत सूझी, अंगूठे और अंगुली के बीच रबर को तान दिया और सोहन के कान के पास लाकर बीच में से रबर को खींचकर छोड़ देता है। सोहन को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मोहन की शरारत के कारण वह उसके पीछे हंसता हुआ भागा और बोला, ये कैसी हरकत है, मेरे कान में अजीब सी आवाज आई। तब मोहन ने कहा, कल गुरुजी ने गति पढ़ाई थी, कल गुरुजी ने गति पढ़ाई थी, उसमें से एक रबर की गति किस प्रकार की है, सोहन को आप अपना उत्तर बताकर उसकी सहायता करें। तो यहाँ पर कौन सी गति है, तो यहाँ पर जो गति है वो होगी आपकी कंपन गति। कौन सी गति होगी, यहाँ पर जो आपकी गति होगी वो होगी कंपन गति। आगे देखो छठा, दिनकर ने एक पुरानी साइकिल से एक आटा चक्की बनाई जो कई उद्देश्यों को लेकर है। इस नवाचार के लिए उसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया, क्योंकि कसरत के साथ साथ गेहूं और धान भी पिसा जाता था। क्या बता सकते हैं साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की है। तो देखो यहाँ पर वर्ताकार और घूर्णन दोनों प्रकार की है, तो ये कौन सा होगी, यहाँ पर दोनों प्रकार की गति होगी। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने कार्यपत्रक 33, 34 और 35 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।